जो नफरत फैलाते हैं। कभी कभी इल्ज़ाम आप पे भी लगता है कि आज़ाद साहब जो है बीजेपी को फायदे देने के लिए आए हैं। अरे आप सुनिए ना, तो मैं क्या नहीं नहीं, बोल रहा हूँ। मतलब इसमें से एक क्वेश्चन आप निकल रहा है जो आ, मोदी जी आंसू क्यों बहाते हैं, ये अरे किस तरह, यार, ये करिश्मा है क्या? अरे नहीं नहीं, भैया करिश्मा यार, थोड़ा सा ये ये परेशानी इसमें मुझ इस पे भद्रवाही लोग जानना चाहते हैं कि आज़ाद साहब तो आ गए लेकिन भद्रवाह का वही दर्द लेके जो पहले था, मैं जो टूरिज्म दिया और आप डिस्ट्रिक्ट मैं देंगे या नहीं आपको देंगे, वो देखिए। क्लियर करिए। डोडा में जो है वो दो गुट बने हुए हैं। मैं क्लियरली आपसे पूछूंगा, एक रियाज साहब का ग्रुप और एक वानी साहब का ग्रुप ही कहें हम, क्योंकि लोग कहते हैं ग्रुप बने हुए हैं, क्या कहेंगे? जाती हूँ। लास्ट पे एक आखिरी सवाल लूँगा, क्या लास्ट पे जब सरकार बनानी होगी, क्या आज़ाद साहब की पार्टी जो है वो अलाइंस करेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्यों? वाई शुड यू गो विद भारतीय जनता? जरूरत पड़ेगी तो वाई, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? इस आजाद तरह से पीडीपी को जरूरत है। आज़ाद साहब जो है वो अपोजिशन में रहकर भी कर सकते थे, अगर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करवाया तो वो डॉक्टर्स भी दिलवा सकते थे, वो क्यों जो है इग्नोर कर रहे हैं? ये तो 2014 के बाद निकला ना। एक कद्दावर लीडर है। अरे यार, कदावार लीडर नहीं होता है, कुछ नहीं होता कदावार लीडर। आवाज तो उठा सकते थे। अरे आवाज उठाई। आबाई इलाका था। अरे भैया, तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को। हम मना नहीं करते। अरे भैया, नहीं मना क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोग जो है ना, देखो उसी तरह उसकी नहीं करा। नहीं, ये मैं हम आपको भी facts बताऊं। हम भी मानते हैं ना कि मैं वो आदमी हूँ जो किसी की जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के एक काफ़ी अहम जो मेंबर हैं, उनका कहना है कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द जनाब टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। नाजरीन, इस वक्त भद्रवाह में हूं और भद्रवाह में आज ख़ास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट मोहम्मद असलम गुनी जी। आप इन्हें बखूबी जानते भी हैं और आज इनसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो वजूद में आई डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, उस पर चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है। भद्रवाह की बात करें तो यहाँ पर भी जो है पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने जो है वो दस्तक दी है जम्मू कश्मीर में, किस तरह का सिनेरियो है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, कहीं गुटबाजियाँ तो नहीं है इस पार्टी में भी? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर जो व्यूवर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात करने का। जी देखिए, गुटबाजियाँ जो है ना, गुटबाजियों ने कांग्रेस को एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा दिया जिस स्टेज पे आज कांग्रेस है। कोई सुपरमेसी लीडरशिप नहीं रही जी और कांग्रेस में जो चैलेंजेस आने लगी लीडरशिप को, या जो शायद रिपीटेडली चीज़ें चल रही थी, उनसे तंग आके तो आज के दिन में इतनी बड़ी पार्टी जो इस मुल्क की आज़ादी में जिसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, जी बल्कि आज़ादी लेने वाली पार्टी, बिल्कुल। वो पार्टी आज आप देख लीजिए कैसे मार्जिनलाइज हुई। और यही रीज़न, यही गुटबंदियाँ, नहीं, कहीं कहीं शख्स परस्ती। कहीं 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 आपको रोकना चाहूँगा, कहीं इस वक्त भी जो है जो आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई, इसमें भी कहीं गुटबाजियाँ तो नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से, जिस दिन से ये पार्टी का कंसेप्ट भी आया, जी जब अभी आज़ाद साहब ने रिज़ाइन भी नहीं किया था, मुझसे बात हुई उनकी और उनने कहा कि भाई अब बहुत ह्यूमिलेशन हो रही है यहाँ पर जो लोगों का तरीक़ाकार है, जी जो खासकर राहुल गांधी साहब का वर्किंग का तरीका है, तो अब यह दिल नहीं करता है कुछ। तो मैंने कहा साहब देखिए, शायद ऊपर वाले ने आपको एक मौका दिया। आज अगर आप रियासत में देखेंगे, मैं इसको यूटी बोलता नहीं हूँ, मैं इसको आज भी रियासत ही बोलता हूँ और इंशाल्लाह ये जल्दी रियासत हो जाएगी जी फिर से। तो उनने मुझे कहा कि, मैंने कहा कि देखिए, ऊपर वाले के वो सारे उसके हाथ में मसले होते हैं। जी काफ़ी हो गया, आपने सारे मुल्क में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन किया, बहुत देर आप दिल्ली में बैठे रहे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप अपना एक रोल अदा करते रहे। लेकिन असली बात ये होती है कि जो अपने लोग होते हैं, अपने लोग तो बहुत परेशान हैं। और अपने लोगों से मेरा मुराद था जम्मू कश्मीर जी रियासत के जी जी लोग।
और मैंने कहा कि शायद मौका मिल रहा है कि हम इनकी, आपने खिदमत की है इनकी, और वो खिदमत जो आपने 2.5 साल के अपने चीफ मिनिस्टर के दौरान की, वो यहाँ के सब लोगों को याद भी है और सब लोग उसको सराहते भी हैं। तो हो ना हो कि खुदा ताला हमको यही मौका दे रहा हो कि चलो फिर से खिदमत करो इन कि डोडा में जो है वो 2 गुट बने हुए हैं। मैं क्लियरली आपसे पूछूँगा, एक रियाज़ साहब का ग्रुप और एक वानी साहब का ग्रुप ही कहें हम, क्योंकि लोग कहते हैं ग्रुप बने हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, यही चीज़ तो होती है पार्टी की डेमोक्रेसी के लिए जी, और पार्टी में ट्रांसपेरेंसी के लिए, जी। कि जब भी कोई आदमी पॉलिटिक्स में आता है उसका एस्पिरेशन तो रहता है, और एस्पिरेशन में कहीं न कहीं वो इस चीज़ में पड़ जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से आज़ाद साहब ख़ास तौर पर हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और इनका हल जो है हमारे पास है और हमेशा होता है, और इसका हल हमने, मैं अभी कहूँगा नहीं उसके बारे में, निकाला लेकिन हुआ है। इसका हल हमने निकाल दिया है। अच्छा। तो वो हल हो गया, और ये नहीं होता है। देखिए, सियासत में हाँ, कोई टेंटेड पॉलिटिशियन हो, हुँ, जिस पॉलिटिशियन के साथ लोगों को अब नफ़रत हो गई हो, हारना-जीतना इलेक्शन नहीं मायने रखता कि भई ये आदमी इस आदमी के साथ नफ़रत हो गई। कोई आदमी 25,000 वोट लेके 500 वोट से हार जाता है, इसका मतलब नहीं कि वो पॉपुलर नहीं है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से एक पॉलिटिशियन की जो पहचान है, वो उसकी ईमानदारी से ही अल्टीमेटली होती है। जी, और ईमानदारी से जब मैं, मेरी मुराद है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उस हिसाब से अगर एक पॉलिटिशियन सीनियर पॉलिटिशियन है और किसी दूसरे जूनियर पॉलिटिशियन को एकदम से मुँह में पानी आ जाए, ये एक सिलसिला होता है, मेहनत करनी होती है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊँ, हमने ज़िंदगी में इतना, स्टूडेंट लाइफ में मैं सबसे पहले गिरफ्तार हुआ हूँ। पब्लिक सेफ्टी एक्ट हमको लगा था जब मैं लॉ करता था जम्मू यूनिवर्सिटी में। जी, उस वक़्त से हम कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी सियासत को रोज़गार बनाने की कोशिश नहीं की। इलेक्शन मैंने लड़े, जी। मैंने 2 इलेक्शन यहाँ भदरवा से लड़े, एनसी से भी एक बार। दोनों बार एनसी से बिल्कुल। लड़े, हुँ, और कामयाब नहीं हुआ। कामयाब इस वजह से नहीं हुआ कि आज़ाद साहब जैसी शख्सियत के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ने को मुझे मजबूर किया, और कोई कहा गया भाई इनके खिलाफ लड़ो इलेक्शन। जी, जो मैं पहले ही पता था कि 2006 में मुझे जब कहा गया आज़ाद साहब के खिलाफ लड़ने को, मैंने साफ तरीके से इनकार किया। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता हूँ। हमारी छोटी-सी जगह से जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि यहाँ से चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो चीफ मिनिस्टर बना, तो मैं कैसे उसके, मैं कौन-सा स्टेटमेंट, मैं कौन-सी बात उनके खिलाफ कर सकता हूँ कि जिससे ऐसा हो सकता है। जी। तो यही करते-करते आपको बता दूँ कि सारी चीज़ को जब आप देखेंगे, तो सामने ये बात आती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जिस वक़्त चीफ मिनिस्टरशिप ली, जी, उनने साबित करके दिया, और ये सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट डोडा या भदरवा या चिनाब वैली के लिए नहीं है। मैंने अभी जब उनके साथ में हम टूर पे थे, कश्मीर में थे, दूसरी जगहों पे गए, वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी। मैंने अगर आम इंसान को पूछा, तो उनके उस 2.5 साल के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए सब, हर इंसान से मैंने सराहना ही सुनी। बिल्कुल। किसी ने कोई ये बात नहीं कही कि नहीं। और मज़ेदार बात ये है कि जो पहाड़ी जितने लोग थे, जैसे अगर आप लोगे अभी क्या नाम है, टंगधार के लोग, करना के लोग, उड़ी के लोग, ये सब लोग, मुझे ऐसे लगा वो ऐसे बात करते थे आज़ाद साहब के साथ जब उनके वफ़ूद आते थे, जी, वो ऐसे बात करते थे बिल्कुल जैसे कि मुझे लगता था कि ये भी हम में से ही एक हैं। एक है। जी, हाँ, क्योंकि उनके भी मसाइल वैसे हैं, उनकी परेशानियाँ वैसी हैं, जैसी हम लोगों की, जो भी जी, पहाड़ में रहते हैं, जो भी इंटीरियर में रहते हैं, उनकी ऑलमोस्ट इक्वल किस्म की लेकिन हम जब तक अपने आप को हम कहते थे शायद हमारे लिए आज़ाद साहब कर रहा, लेकिन किया उसने सबके लिए। सबके लिए। बिल्कुल, भदरवा के लिए काफ़ी किया। हॉस्पिटल की बात करें, कैंपस की, यूनिवर्सिटी की बात करें और अगर हम टूरिज़्म की बात करें, सब कुछ दिया। हम भूलेंगे नहीं इस चीज़ को और हर एक भदरवाई याद रखेगा। लेकिन
अब इस वक्त जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो है डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है। तो कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक कट उनका चल रहा था जो वो अपोज कर रहे थे। आप इस पे क्या कहेंगे? क्या आज़ाद साहब भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये मुझे अभी भी पहले भी किसी ने सवाल किया। जी। देखिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं भद्रवाह से हूँ और मुझे जो है हद दर्जा मोहब्बत में दुनिया सारी घूम आया हूँ, लेकिन भद्रवाह से ज़्यादा मुझे प्यारी जगह कोई नहीं है। जी। अगर मैं इस वक्त परमानेंटली काम की वजह से जम्मू में भी बैठा होता हूँ, लेकिन अगर मुझे 2 दिन की फुर्सत मिलती है, मैं किसी को यहाँ पे आके मिलूँ या नहीं मिलूँ, रात को आ गया, यहाँ पे बैठूँगा, दूसरे दिन थोड़ा बहुत यहाँ के पहाड़ों को, यहाँ के दरख्तों को देखूँगा और फिर वापस चला जाऊँगा, बहुत बहुत दफ़ा किसी को मिले बगैर। जी। मेरी वो एक, क्योंकि पला बड़ा यहाँ पर, यहाँ की हर चीज़ को पहचानता हूँ और कहीं से गुजरता यहाँ हूँ, की उस खूबसूरती कहीं जाती दरख्त रहती है। दरख्त को देखता हूँ तो बिल्कुल। देखता हूँ, हाँ ये मैंने तब भी देखा था जब मैं बच्चा था, ये आज बूढ़ा हो गया है, दरख्त गिरने वाला है। किसी और चीज़ को देखता हूँ, कुछ चीज़ों को देख के दिल बहुत दुखी होता है, ख़ासकर मेरे इस शहर के दरमियान से नाले बहते हैं, जी। इनको देख के मैं बहुत परेशान और बहुत दुखी हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये नाले थे, ये नाला हलिया जो इतना गंदा, जिसकी तरफ आज देख नहीं सकता आदमी, जी। मैं आँख नहीं कर सकता उस नाले की तरफ, लेकिन मैं उस नाले में नहाता था जब मैं छोटा बच्चा था। जी। हम स्विमिंग करते थे उस नाले में, वो बिल्कुल साफ शफाफ नाला होता था। तो मेरी मेरी तो अगर जैसे बात आप सुने, तो मेरी तो प्रायोरिटी है, कोई कहे डेवलपमेंट, में कहता हूँ आए मुझे वो भद्रवाह मिलता जो मेरे बचपन में भद्रवाह था। हम्म। क्योंकि हमने बहुत आलूदा किया, बहुत गंदा किया है इस शहर को, इस कस्बे को। जी। खैर, उसके अलावा जो आपने मुझे बात कही डिस्ट्रिक्ट, कि क्योंकि भद्रवाही लोग जानना चाहते हैं कि आज़ाद साहब तो आ गए, लेकिन भद्रवाह का वही दर्द लेके जो मैं पहले था, मैं जो टूरिज्म दिया, और अब डिस्ट्रिक्ट मैं देंगे या नहीं आपको देंगे, वो देखिए क्लियर करिए आप। देखिए मैं बताऊँ जी। आपको, मेरा हमेशा से मानना, मेरे बचपन से मेरा मानना है जी। कि जब भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया, हम्म। डोडा को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उनने अगर डोडा को चुना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए, तो शायद एक ही क्राइटेरिया था उसको चुनने के लिए कि उसको सेंट्रल प्लेस माना गया। जी। जैसे आप अगर उधमपुर, क्या नाम है, बनाल के आदमी को आना हो, वहाँ पाउडर के आदमी को, मड़वा के आदमी को आना, तो चलो कम से कम कोई सेंट्रली प्लेस जगह हो। वरना उस वक्त भी मुझे लगता है 8वीं 9वीं तक भी जब मैं पढ़ता था, जी। तो डोडा रोड नहीं जाती थी, डोडा पैदल जाना पड़ता था। चिनाब के ऊपर एक फुट ब्रिज था, उस फुट ब्रिज से डोडा ऊपर जाना पड़ता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। जी। लेकिन आप देखिए, एक चीज़ आप इसमें नोट कीजिए जो बड़ी मज़ेदार बात है, जी। उस वक्त की भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने भी, उनको भी गिल्ट था कि हमने भद्रवाह के साथ नाइंसाफ़ी की इसको डिस्ट्रिक्ट न बनाकर। जी। और उसकी रिफ्लेक्शन आपको, उस गिल्ट की रिफ्लेक्शन आपको कहाँ मिलती है? उस गिल्ट की रिफ्लेक्शन आपको मिलती है कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट यहाँ पे बनाया गया, जो नॉर्मली अगर डिस्ट्रिक्ट था तो डोडा में बनना चाहिए था, यहाँ क्यों बनाया? यहाँ बनाया गया। फिर अगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोई दिया गया, अगर डिस्ट्रिक्ट में देना तो किसी भी जगह दिया जा सकता था, जी। तो पहला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तो भद्रवाह में ही दिया गया ना। जी। ये मैं अपनी जगह पे समझता था, ये गिल्ट था उन लोगों का जिन्होंने भद्रवाह को डिप्राइव किया था, जो वेल डिजर्व्ड जगह थी फॉर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब मिलेगा। सुनिए ना, जो वेल डिजर्व्ड जगह थी, अब जो चूंकि अब सिंस मच वाटर हैज फ्लोन डाउन, अब आप उस डिस्ट्रिक्ट डोडा के 3 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। इस डिस्ट्रिक्ट डोडा का एरिया बहुत ही लिमिटेड एरिया रह गया है। मैं तो इस वक्त भी ये कहता हूं कि इन तीनों अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट को किसी किस्म की रीअलाइनमेंट करके भद्रवाह को जो डिप्राइव्ड स्टेटस है ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वो जरूर मिलना चाहिए। और ये मैं डिस्ट्रिक्ट ये सुनना चाहता था, बिल्कुल, ये साफ तौर पर जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के एक काफ़ी अहम जो मेंबर हैं, उनका कहना है कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जी जी, मैं बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा और मिलना चाहिए, जी। मिलेगा और मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत होगी। देखिए, पहले अब जो बलेस था, बलेस का जितना एरिया था,
ये एक वक्त पे जो मुझे आज तक याद है, तमाम तिजारत बलेस की भद्रवाह के साथ होती थी, रिश्तेदारियां हमारी बलेस के साथ, उठना बैठना हमारा बलेस के साथ होता था, हम ऑलमोस्ट एक थे। मुझे यहाँ तक याद है कि मेरी माँ जो है, जो मुझे उन्होंने बताया, मेरी माँ तीसरी जमात तक बलेस में पढ़ी हैं। वो वहाँ पर मेरे नाना के का दुकान होती थी, तचवरन जाई चंद्रे, हाँ, वहाँ पे कहीं किसी प्राइमरी स्कूल में मेरी माँ ने तीसरी जमात तक पढ़ा है। मेरे नाना वहाँ पे होते थे और हमारा आपस में आना जाना होता था। घोड़े सैकड़ों की तादाद में बलेस से आते थे और यहाँ से सामान लाद कर, ये तो आड़त होता था बलेस का भद्रवाह। यहाँ से मुझे याद है, मरहूम शरीफ बाबा साहब होते थे, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, वो उनके दुकान के सामने तो एक कतार लगी होती थी और तमाम घोड़े ये वो, और हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उनके हम घोड़े लेके कहीं दौड़वाने भी जाते थे, खेतों में ले जाते थे। तो वो डिस्टेंस इसलिए हुआ बलेस भद्रवाह से, क्योंकि जब कहारा की रोड खुल गई तो भद्रवाह दूर हो गया बलेस के लिए बहुत ज्यादा। तो हम बिल्कुल ही कोने में आ गए, हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गए। हमारा रिस्ट्रिक्शन हो गया भद्रवाह, वो मोंडा से लेके तो क्या नाम है, भाला तक ये रिस्ट्रिक्शन है। अब चूंकि अगर हम देखें तो भद्रवाह की कितनी तहसीलें बनी, भद्रवाह तहसील भी है, भाला तहसील भी है, बेला तहसील और चिराला, 3 तहसीलें तो बन गई इसकी। फिर अगर हम देखें तो बलेस का जो रास्ता, जो ये वाया इसके जतोता जो रास्ता आया, जो जाई में खुलता है, अब मेरे ख्याल में चालू भी हो गया है। वो लिंक पहले पैदल होता था और जब वहां से कहारा का रास्ता नहीं था, वो लिंक रिवाइव हो गया। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। और आप जैसे कि आप डोर स्टेप पे आप एडमिनिस्ट्रेशन देते हो, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट डोडा को 3 डिस्ट्रिक्ट बनाया है, अगर आपने रामबन को, जहाँ पे पाँव रखने को जगह नहीं है, उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया, अगर आपने किश्तवाड़ को डिस्ट्रिक्ट बनाया, किश्तवाड़ बहरहाल खुली जगह है, बड़ी जगह है और ऑलवेज डिजर्व टू बी ए डिस्ट्रिक्ट। इसी तरीके से आज के दिन में हम भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई रीज़न हो सकता है कि अगर कुछ एरिया काट के और ये सड़कें हमारी अगर बने और एक टनल अगर हमारा यहाँ से, जहाँ शरेकी से अगर हमारा एक टनल बन जाता बलेस के साथ, वो तो आधे घंटे का रास्ता हो जाता है, वो आधे घंटे से ज़्यादा रास्ता नहीं रहता है। अगर वो सूरत हाल बनती है तो मैं समझता हूँ कि किसी के पास कोई जवाब नहीं होना चाहिए भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस न देने के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे डिलिमिटेशन हुई और कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिटी बेसिस पे भी हुई। क्या लगता है कितना आसान होगा आज़ाद साहब का जीतना? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पार्टीज़ है वो जो है एक्टिव है, तो कंपटीशन तो काफ़ी रहेगा। क्या लगता है जीत पाएंगे या फिर खाली डिवाइड हो जाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, 2014 के इलेक्शन ने लोगों को काफ़ी सबक सिखाया है, मुझे लगता है सीखा भी होना चाहिए और उनको समझ भी आनी चाहिए। 2014 के इलेक्शन में मैं नहीं बोलूँगा और न कभी मैं बिलीव करता हूँ कि मैं रिलीजियस बेसिस पे वोट शेयर को डिस्कस करूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हर जगह हो रहा है, ये सारे मुल्क में हो रहा है और क्राइटेरिया यही है। लेकिन अगर आज भी आप देखेंगे, वो लोग जो इस चीज़ को भड़का रहे हैं, आप समझ जाइए मेरी मुराद किन से है, वो चाहे आरएसएस हो या चाहे वो बीजेपी हो, जो इस चीज़ को, जिस डिवाइड को, रिलीजियस लेवल के डिवाइड को बढ़ा रहे हैं या बढ़ाने की कोशिश की और समझा कि इससे उनको फ़ायदा हुआ, वो लोग भी आज सोच रहे हैं। अगर आप पीछे देखेंगे, मोहन भागवत जी जो चीफ हैं आरएसएस के, उनके तरीक़ेकार को और उनके स्टेटमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक बात जो मैं 4 या 5 साल पहले अपने कोलीग्स को जम्मू बार में बैठ के बोला करता था, कभी मैंने बिल्कुल मीडिया से किनारा कशी की थी, मीडिया के पार्टिजन होने की वजह से मैं पहले डिबेट्स वगैरह में आता था, मुझे बहुत चैनल्स ने, नेशनल चैनल्स डिबेट्स के लिए बुलाते थे,
फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया नहीं किसी चैनल पे, मैंने बंद कर दिया जाना। मैंने कहा नहीं, आप ब्लैकमेल कर रहे हो लोगों को, आप गलत एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को, और आप एक एजेंसी बन गए हो इस मुल्क को नुकसान करने के लिए और इस मुल्क को डिवाइड करने के लिए। मेरा मानना ये है कि देखिए, ये डिवाइड अगर आपने किया, मैं पूछता हूँ, मैं बीजेपी वालों को पूछता हूँ, भाई तुम ये जो नफरत फैलाते हो, कभी कभी इल्ज़ाम आप पे भी लगता है कि आज़ाद साहब जो है बीजेपी को फायदे देने के लिए आए हैं। अरे आप सुनिए ना, तो मैं क्या नहीं, बोल रहा हूँ। मतलब इसमें से एक क्वेश्चन निकल रहा है जो जो लोगों का क्वेश्चन हमेशा रहता है, जो लोग जो है यहाँ पॉलिटिकल पार्टी वो इल्जामात लगाती है आपकी पार्टी पे, यानी कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी पे, कि आज़ाद साहब जो है वो बीजेपी को फायदा देने के लिए आएगी। इस पे क्या कहेंगे? आपको मैं बता रहा हूँ नोविज, बताइए, देखिए बताइए। हमारी पार्टी अभी लॉन्च हुई है ना, जी। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां लॉन्च, जिनको बी टीम कहा गया, ए टीम कहा गया, सी टीम कहा गया, और जब हमारी पार्टी भी लॉन्च हुई तो हमको भी कहने लगे नहीं जी, उनको बेनिफिट करने के लिए है। हम ना उतने छोटे हैं ना उतने कमज़ोर हैं, ये हमारा यकीन है। ये हमने पहली पार्टी है मेरे ख्याल में सारे मुल्क में, जो पार्टी अनाउंस नहीं हुई जब तक ना लोगों से हमने यस करवाया। हमने अगर पहला दौरा कश्मीर और जम्मू के कुछ इलाकों का और जम्मू में रैली की, हमारी कोई पार्टी नहीं थी, हमने कोई पार्टी अनाउंस नहीं की थी। हाँ, अलबत्ता हर रैली में, हर मीटिंग में, हर रेपुटेशन के साथ हमने पहले ये कमिटमेंट मांगी कि भाई बताइए हमको पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मैंने आज भी, अगर मेरी यहाँ पे कुछ चीदा चीदा लोगों की मीटिंग थी तो मैंने उनसे भी कंसेंट लिया, और वो हम सारा रिकॉर्ड करते हैं कि साहब लोगों की यस पे हम पार्टी बना रहे हैं। हम पार्टी ये नहीं कि हमने ड्राइंग रूम में बना ली, उसका झंडा बना लिया, वो गवर्नमेंट का अकोमोडेशन लेके उस गवर्नमेंट के अकोमोडेशन पे झंडा चढ़ा दिया, और हमने कहा अब बोलो अपनी पार्टी जिंदाबाद, अब बोलो कोई और पार्टी जिंदाबाद, अब बोलो फलानी पार्टी जिंदाबाद। हमने नहीं किया। हमने अगर हम कहीं किसी के चहेते होते, मैंने किसी को जवाब दिया, यही सवाल बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने कहा भैया आप एक काम करो, आप आज़ाद साहब की 8 साल की राज्यसभा की, जब ये सारी टेंशन ये सारा चल रहा था, 8 साल की राज्यसभा की उनकी आप स्पीचेस निकालो, आप भी निकालो, आप भी, यू ऑल्सो वर्क ऑन इट, वी विल बी फेवर्ड बाय दैट। गुलाम नबी आज़ाद वाहिद एक आदमी हैं जिन्होंने कश्मीर के हर मुद्दे को दोनों पांव ठहरा के पार्लियामेंट में बोला है और पार्लियामेंट में उठाया। स्पेशली जब ये रीऑर्गेनाइजेशन किया इन्होंने 5 अगस्त को, उसके बाद की उनकी आप पार्लियामेंट की स्पीच सुनी, कश्मीर के ह्यूमन राइट वायलेशन पे उनकी स्पीच सुनी है। किस जगह पे अगर कहीं पे आपको ये मुश्क भी आए कि गुलाम नबी आज़ाद ने किसी जगह पे बीजेपी के फेवर की या बीजेपी को किसी जगह पे प्लीज करने की बात की है, उसको आप नोट कीजिए ऐसे और मुझे दिखा दीजिए कि साहब ये देखिए ये इनकी इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स बीजेपी। मोदी जी आंसू क्यों बहाते हैं? ये अरे किस तरह, ये करिश्मा है क्या? अरे नहीं नहीं, करिश्मा है क्या? सी यू आर ह्यूमन बीइंग्स। अगर मैं अभी आपको भद्रवा की बात बता रहा हूँ ना, दिस इज व्हाट यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट पीपल इन जनरल डोंट अंडरस्टैंड। जो रियल पॉलिटिशियंस होते हैं, देखो मोदी कुछ भी है, वो प्राइम मिनिस्टर बना है इस मुल्क का, इसमें ना आपको डिस्प्यूट होना चाहिए ना मुझे हो सकता। मैं डिस्प्यूट करूंगी तो क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। हालांकि पर्सनली आई एम द मैन जो किसी सूरत में भी, मतलब मैंने पहले भी कहा, मुझे किसी ने आपकी तरह साफी ने पूछा, मैंने कहा देखो अगर मुझे अगर ऐसे मुश्क भी आएगी ना कि इस पार्टी का बीजेपी के साथ कोई लेना देना है, मैं उसी का छोड़ के निकलूंगा। मैं नहीं टॉलरेट कर सकता हूं, मैं नहीं टॉलरेट कर सकता हूं कि मेरे नसीब में कभी ऐसा लफ्ज लिखा जाए कि मैं कभी किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आप बीजेपी के साथ एफिलिएटेड रहा हूं। वो किस वजह से? ये वजह से नहीं कि कुछ मुझे फैक्ट्स और हालात पे बीजेपी के साथ डिफरेंस है। मुझे ये नहीं कोई
इनबॉर्न ऑब्जेक्शन है मुझे बीजेपी के लिए। नो, मुझे मुझे उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने 2014 में पावर आने के बाद जिस तरीके से वो इस मुल्क के बेसिक फैब्रिक को डैमेज कर रहे हैं, मुझे उस पर एतराज है। मैं ये मानता हूं और हर जगह कहता हूं, पब्लिकली कहता हूं, मीडिया में नहीं कहता हूंगा, पब्लिकली अपनी दोस्तों के साथ किसी महफिल में बैठ के कहता हूं कि भैया क्या करोगे तुम? 2014 से तुमने मुख्तलिफ किस्म के अभियान चलाए, तुमने गौ रक्षा का, तुमने लिंचिंग करनी शुरू कर दी, तुमने लव जहाद के ऊपर लोगों को मारना शुरू कर दिया, तुमने कोई दूसरी तीसरी चीज के ऊपर लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, और रिफ्लेक्ट ये होने लगा कि ये जानबूझ के हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और आपकी छवि जो है सारे इंटरनेशनल लेवल पे खराब हुई, इससे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं बनी। जो खराब हुई आपकी छवि, अब मुझे बताइए आपने क्या किया? 22 करोड़ मुसलमान जो है वो इस हिंदुस्तान मुल्क में, ये इतना बड़ा मुल्क, आपको पता है मुसलमानों की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कहाँ है? इट्स इन इंडिया। इवन इंडोनेशिया इज नेक्स्ट टू इंडिया, which is considered to be the largest Muslim country. 22 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, और आप कहते हो पता नहीं चिनाब में डालेंगे, समंदर में डालेंगे, ये जाएं जिधर जाना उधर जाएं। जी जी। अरे भाई मेरे, मुझे एक चीज का जवाब दो, तुम तो बेचारे मेरे हिंदू भाइयों को ये कह के बहकाते हो कि हम ही हैं जो मुसलमानों को खत्म करेंगे, और 2014 से लेके आज 2022 तक तुमने इस लिंचिंग के नाम पे, उस नाम पे, इस नाम पे कितने मुसलमान मारे? आई एम नॉट सेइंग टू पर्टिकुलर बीजेपी लीडर और एनीवन, बट उस सोच के ऊपर कितने मुसलमान मरे? अगर आप गिनेंगे तो बहुत ही ज्यादा हम कहें, 25 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, यही होगा ना कि ज्यादा होंगे? 100 होंगे? 22 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहता है। चलिए हम क्या थोड़ा सा ये इस पे जरूर बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम इस पे बात करेंगे। फिलहाल आज भद्रवाह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भद्रवाह में लोग परेशान हैं। वो क्यों परेशान है? हॉस्पिटल जो है वहाँ डॉक्टर्स की कमी रहती है, हमारे पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो जम्मू जाना पड़ता है। आज़ाद साहब जो है वो अपोजिशन में रहकर भी कर सकते थे, अगर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करवाया तो वो डॉक्टर्स भी दिलवा सकते थे। वो क्यों जो है इग्नोर कर रहे हैं? क्यों नहीं वो जो है डॉक्टर्स भिजवा रहे हैं? बात सुनो बेटे, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे, जो घर बनाता है, वो कभी कभी सोचता है कि वीरान रहे घर? कभी सोचता है? किसी को आपने देखा है? नाराज तो नहीं है भद्रवाहियों से? अरे क्या कमाल करते हो आप। जिस वक्त आपका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, कितने साल हो गए आज? 3 साल हो गए ना? 3 से ऊपर हो गए। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ का सेटअप ही एक अलग सेटअप बन गया। उससे कबल अल्लाह खैर करे इन पीडीपी वालों को, जिन्होंने इस बीजेपी को रास्ता दिखाया जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट का। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा उन लोगों ने किया है। अब अगर बीजेपी और पीडीपी की अलायंस है तो उस पर क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है गुलाम नबी आजाद का? ये तो 2014 के बाद निकला ना। एक कद्दावर लीडर है। अरे यार, कद्दावर लीडर नहीं होता है, कुछ नहीं होता कद्दावर लीडर। आवाज तो उठा सकते थे। अरे आवाज उठाई, आबाई इलाका था। अरे भैया तो आवाज क्या समझता, आप नहीं उठाई? इस वक्त भी अगर वो आए यहाँ पर तो अपने एमपी लैड फंड से यहीं पे तो पैसे दिए ना, और कहीं दिए क्या? वो तो कहीं पे भी दे सकते थे। कितने? अरे नहीं भैया, 1.5 करोड़ अभी लास्ट इसको क्या नाम है, ये जो आपका ऊपर है ये तिलीगढ़, हर जगह को पैसे दिए, ये नहीं कि नहीं दिए। अब वो किन लोगों ने, जिनने लाए उनने उसको ठीक इस्तेमाल किया, नहीं किया वो अलग बात रही, लेकिन आए तो ना सही। आप मेरी तरफ देखिए। ये फोन आए तो ना सही। हाँ, अब जो उसके पास था, एमपी लैड फंड था उसके पास, वो आके आप उसको रिसेप्शन देते थे या नहीं देते थे, आप जलसा करते थे उसका या नहीं करते थे, वो आता था,
तिलीगढ़ को नजर देता था, फिश पांड को नजर देता था, 1.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया तो फिश पांड को दिया। हाँ, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को। हम मना नहीं करते। अरे भैया नहीं, मना क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोग जो है ना, देखो, आई एम सॉरी टू से इट, सी, एक एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो एक लिमिट में देखनी चाहिए आदमी को। हाँ, मैंने देखा, मैंने सुना, यहाँ पे लोग, कई लोग आते हैं जो यहाँ पर कहते, आज़ाद साहब ने क्या किया, आज़ाद साहब ने क्या किया। मैं कहता हूँ यार, कम से कम देखो, आपको बताऊं मैं भट्ट साहब, मेरी फैमिली एक पॉलिटिकल फैमिली है। इस डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई सबसे पहले आदमी पावर में रहा तो मेरे ताया जी रहे, अब्दुल गनी गोनी साहब उनका नाम था, अल्लाह उनको जन्नत करे नसीब। उसके बाद यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत देर बाद लोगों ने पॉलिटिक्स में पावर देखी जी। मेरे अंकल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, लेकिन उस वक्त के जो वसाइल थे, उस वक्त के जो हालात थे, उसमें वो कोशिश की उन्होंने ठाठरी से कहरा का रोड बनवाया, लेकिन वो कहरा से आगे नहीं जा सके क्योंकि उतने वसाइल। आज मशीन लगती है, वही रास्ता जो उस जमाने में 15 साल में बनता था, वो रास्ता आज 5 महीने में बनता है। मौका भी आया, वक्त भी आया, मशीनरी आई, साइंस आई, डेवलपमेंट आ गई। वो चीजें जो हैं वो उन लोगों ने, लेकिन एक चीज आप याद रखना, आपके भदरवा को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे लोग गुलाम नबी आजाद के आने से पहले। इसको मानो आप या नहीं मानो, इसको आप मुझे कहो कि नहीं असलम गोनी पता नहीं चापलूसी तो नहीं उसकी करा, ये हम भी मानते हैं ना, मैं वो आदमी हूं जो किसी की चापलूसी करे। अगर मैं गुलाम नबी आजाद की जात से कन्विंस हुआ हूं तो मैं इस बात पे कन्विंस हुआ हूं कि उसने जेन्युइनली जो रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को उसने काम में लाया और कोशिश। अब टाइम इतना कम था, वक्त इतना कम था उनके पास कि उस वक्त में सारी चीजें नहीं हो पाई। ये मैं नहीं कहता हूं कि भदरवा आसमान पे चढ़ गया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर और वक्त मिलेगा तो भदरवा इंशाल्लाह वाकई इंटरनेशनल मैप पे आएगा। नेशनल मैप पे नहीं, इंटरनेशनल मैप पे तो आ चुका है, लेकिन फिर आपको क्या मिला? किसके लिए आप आर्गुमेंट करते हो, किसके लिए आप क्रिटिसिज्म करोगे? बीजेपी, गुलाम नबी आजाद को बीजेपी के लिए, आप गुलाम नबी आजाद को एनसी के लिए क्रिटिसिज्म करोगे, आप गुलाम नबी आजाद को अपनी पार्टी के लिए क्रिटिसिज्म करोगे, आप गुलाम नबी आजाद को आपके लिए क्रिटिसिज्म करोगे। गुलाम नबी आजाद ने जो किया सो उसने एक छोटे से वक्त में किया, बाकी जो थे उन्होंने क्या किया, या जो अब बाकी आ रहे हैं पैसे देके कल्चर हमारा खराब कर दिया, जवानों का कल्चर बर्बाद कर दिया। मैं आपको हकीकत बताता हूं, इनको पॉलिटिकल तनख्वाहें लगाई, बेकार तनख्वाहें लगाई, और चाहे वो 10 हो 5 हो, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए खड़े कर दिए। कंफ्यूजन क्रिएट करें क्या? यहां पे अपनी पार्टी ने जीतना है, यहां पे आप जीतेगी, यहां पे जो झगड़ा होगा कल हमारा वो बीजेपी के साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं होगा। लास्ट पे एक आखिरी सवाल लूंगा, क्या लास्ट पे जब सरकार बनानी होगी, क्या आजाद साहब की पार्टी जो है वो अलायंस करेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्यों? वाई शुड वी गो विद भारतीय जनता पार्टी? जब जरूरत पड़ेगी तो वाई, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? इस तरह से पीडीपी को जरूरत? नो 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 नो, पीडीपी बस पीडीपी को मैं आपको एक बात बताता हूं और बस फिर बंद करता हूं। मुझे आजाद साहब ने खुद बोला जब मुझे मुफ्ती साहब आया इनवाइट करने के लिए, जब उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री का, जब उन्होंने ये कोलेशन सोची बीजेपी के साथ, और मुझे आए इनवाइट करने के लिए, घर पे आए उनके दिल्ली में, और कहा कि सोनिया जी को भी मुझे इनवाइट करना, मुझे उनसे अपॉइंटमेंट करवाइए। मुफ्ती साहब अपने रास्ते गया, उनको आजाद साहब ने मुझे खुद बताया, कहा मैंने मुफ्ती साहब को कहा कि ऐसी गलती क्यों कर रहे हो आप? मैं आ तो नहीं सकता हूं, लेकिन एक बार आपको फिर कहता हूं कि इतनी बड़ी गलती मत कीजिए। आप तो अपने गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे। आज आप मुझको पूछेंगे, मैं कहता हूं भैया मुझे कौन सा, मुझे नहीं, यहां पे हो या कहीं पर भी हो, हमको यहां पर तो हमको लड़ाई बीजेपी का, कहां पे आप हमारा कौन सा कॉमन एंगल आप देख रहे हो? अगर हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग हो बीजेपी के साथ, आपने अभी कहा डिलिमिटेशन में क्या चला, ये जो इनने कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट की और ये सारी चीजें की, तो दिखने को साफ है, आपको भी दिखता है, मुझे भी दिखता, क्या है
ये थोड़ा किसी के बोलने की बात है। मैं बोलूंगा तो मुझे कहें मैं पॉलिटिकल रीजन के लिए बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप बोलो ना, आप जर्नलिस्ट हो, आप बोलो ना क्या किया है इनने कॉन्स्टिट्यूंसी को, कहाँ का जोड़ कहाँ लगा दिया है, डजंट मैटर। इनने अपनी तरफ से की है कोशिश एक। हमारी तो ये होगी, हम कहते हैं न मैं रिलीजन पे लड़ता हूँ, न मैं किसी कास्ट सिस्टम पे लड़ता हूँ, न किसी और सिस्टम पे लड़ता हूँ। ये मैं गुलाम नबी आज़ाद हूँ। ये मैं रहा था, मुझे हार्डली कोई आदमी नहीं मिलता है जो जम्मू कश्मीर से बीमार हुआ जिसने ये नहीं कहा हो कि मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को कहा, और मेरी जो एडमिशन उन्होंने 3 महीने की तारीख दी थी, वो एडमिशन मुझे दूसरे दिन हुई। चलिए, वो करते रहे, हर किस्म से करते रहे। आज भी हम आए हैं इस ज़ौक और शौक से कि लोगों की खिदमत की जाए। रही बात किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग की, ये आप बिल्कुल, और मैं आपसे यहाँ पे जो इस इंटरव्यू मेरे को सुन रहे होंगे उनसे भी ये कहता हूं कि जिस जगह पे आपको, ये नहीं, इल्ज़ाम तराशी तो आसान काम है, इल्ज़ाम तराशी आसान काम है। जिस जगह पे आपको लगे, मैंने कहा ना उनके सारे इंटरव्यू निकालिए। अब आपने कहा रोना धोना क्यों, रोना धोना क्यों का मतलब ये है, आप कंटेक्स्ट देखो कि मोदी किस कंटेक्स्ट में रोया है। अगर वो रोया है और आप फख्र महसूस करो कि आपके लीडर के लिए इतना बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं डिस्पाइट इसके कि पॉलिटिकली दे आर डाइवर्जेंट। ये चीज सोचो, नेगेटिव मत, छोटे में मत सोचो। उसने क्या बोला, उसने कहा कि साहब जब ब्लास्ट हुआ कश्मीर में, जहां पे गुजराती लोग मारे गए, उस वक्त एक काउंटर पार्ट थे मोदी, वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, क्या नाम है, गुजरात में, और आज़ाद साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि जिस वक्त इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो एक तो हो गया कि इन्फॉर्मेटिव होता, दूसरा ये हुआ कि ही वॉज क्राइंग ऑन फोन, और उसके ऊपर, उस इमोशनल पार्ट के ऊपर मोदी साहब के 2 आंसू निकल गए। न वो आंसू उसको कोई कहा था आज़ाद साहब ने कि आप बहाना ये आंसू मेरे लिए, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आपको मेरे साथ हमदर्दी है। इट्स ए ह्यूमन एस्पेक्ट। सी व्हाई डोंट वी सी पॉजिटिविटी इन ह्यूमन। अगर मेरा पॉलिटिकल एडवर्सरी है, मैं उसका एनिमी थोड़ा, या मैं थोड़ा उसको कोई गला काटने का सोच रहा हूँ, फिर तो मैं हो गया वही, फिर मैं क्या नाम है, मुझ में और जहल में क्या फर्क है। आई एम नॉट थिंकिंग, कोई नहीं सोचता है। मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेरी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन कमीने वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि साहब अब क्योंकि मेरी पावर आ गई, अब मैं किसी को बदला ले रहा हूँ, अब मैं वो करूं, मेरी 2 अफसर सुनते हैं, उस पर मैं किसी का बदला ले रहा हूं। ये बहुत छोटापन होता है पॉलिटिक्स में, वो पॉलिटिक्स नहीं चलती है। वो पॉलिटिक्स हमेशा एंड पे उन पॉलिटिशियंस का खराब हाल होता है। आज भी अगर देखिए, अभी बताता हूं आपको, वही चीजें जो बीजेपी ट्राई कर रही है ना, वही चीजें बीजेपी को ले डूबेगी। ये मेरे से आप लिख के ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। फ़िलहाल बात हमने बहुत सारी की वकील साहब से, और इनसे जाना कि किस तरह का सिनेरियो चल रहा है और किस तरह से जो आज़ाद साहब की पार्टी है वो आगे बढ़ेगी। फ़िलहाल भद्रवाह की डेवलपमेंट को लेकर भी इनसे बात की, और अब ये देखना होगा क्या आज़ाद साहब के जीतने के बाद भद्रवाह में जो है डॉक्टर्स की कमी पूरी होगी, या फिर उसके पहले भी ये कर सकते हैं। फ़िलहाल आपका क्या कहना है इस पर, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।